अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अच्छी खबर नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। जिस तरह से कल हम सब ने देखा कि पाकिस्तान टीम को कितनी बदतरीन शिकस्त हुई अफगानिस्तान से, और ये पहली हार है वनडे में, जिसके बाद शिकस्त खाने के बाद अब पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल में अपनी हैसियत खो चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान टीम कारकर्दगी इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी है। अब पाकिस्तानी टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर मौजूद है और अफगानिस्तान की टीम अब 6ठे नंबर पर आ चुकी है। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, उनके खेल में हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, मुसलसल अच्छी कारकर्दगी है, जिसके बाद इंडिया पहले नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है, जनूबी अफ्रीका की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे नंबर पर बराजमान है। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड की हालत भी काफी बुरी दिखाई दे रही है और इंग्लैंड की टीम इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद है। दिफाई चैंपियन की हालत भी वर्ल्ड कप के हम देख रहे हैं कि काफी पतली नजर आ रही है। आगे चलकर मैच पर हम मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की हालत भी कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही, और वो जो इफ एंड बट वाला मामला है पाकिस्तानी टीम का, वो भी शुरू। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ना बैटिंग, ना फील्डिंग और ना ही बॉलिंग चली, कप्तानी पर भी बड़ा सवालिया निशान। अफगानी बॉलर्स और बैटर्स ने एक ना चलने दी, शाहीनों को धो डाला। वजीर आजम का इशारा, जल्द इलेक्शन होंगे। स्टेट बैंक ने रवां साल महंगाई कम हो जाने की नवीद सुना दी। अमरीकी और चीनी बहरी बेड़े मशरिक वस्ता में मुतहर्रिक। और सबसे पहले बात करेंगे मैच के हवाले से भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप की, जहां बहुत उम्मीदें देकर पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान से भारत के लिए रुखसत किया था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बाबर 11 और खुद बाबर आजम भी खेलना भूल चुके हैं। टीम की जानिब से जितनी बुरी कारकर्दगी देखने को मिली है, बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने इतना बुरा परफॉर्म किया है। ना ही हमारे बॉलर से गेंद हो पा रही थी, ना ही हमारे जो बैटर्स हैं उनका बल्ला चल रहा था। दूसरी तरफ जब हमने देखा अफगानिस्तान की टीम को, तो वो बिल्कुल दाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। पहले पाकिस्तानी टीम को बड़ा स्कोर करने से उन्होंने रोका और फिर बैटिंग में उन्होंने शानदार मुजाहिरा किया है। सिर्फ 2 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं और यूं पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा अपसेट करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2-4 किया है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में यह पहली कामयाबी है, जबकि रवां वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम ने दूसरा अपसेट किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत आपके वक्त के लिए। अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तानी टीम के लिए कल का दिन, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो उस तरह से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे। किसी भी डिपार्टमेंट में हम देख लें, बुनियादी सवाल तो यही है, तनकीद तो कर लेंगे, जातियात पर भी आ जाती है बात। बाबर पर तनकीद की जा रही है, उनकी कैप्टनसी पर की जा रही है। वैसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि इससे कबल अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया था। कप्तान बाबर आजम ने भी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन वो भी 92 गेंदों पर 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन पर भी काफी तनकीद हो रही है, उनकी कप्तानी पर बड़ी बात की जा रही है। अवैस, मुझे सुन पा रहे हैं तो यही बताइएगा कि हम जातियात पर भी बात करेंगे, कैप्टनसी पर भी बात करेंगे, प्लेयर टू प्लेयर भी बात करेंगे, लेकिन अचानक से हुआ क्या हमारी टीम को एशिया कप के बाद से? ऐसा जैसे कोई पाकिस्तानी टीम को नजर लग गई है, पाकिस्तानी टीम पर किसी कर दिया है। ये वही बॉलर्स हैं जो विकेटें लेते थे, वही बैट्समैन हैं जो रन्स बनाते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन ये तो जब कंडीशंस में क्या एक्लेमेटाइज नहीं किया, कंडीशंस के साथ वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं, ये मैनेजमेंट ने बताना है, टीम परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। जिस वक्त सुबह मुझे कॉल आई थी बल्कि शो के लिए, तो यकीन माने मैं आपके प्रोड्यूसर साहब को ही कह रहा था कि समझ नहीं आ रही क्या बंदा क्या बात करें। जो सिचुएशन की सीरियसली कल जो सिचुएशन हुई थी, समझ में नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी टीम से हारी है, जो कि आपको पता है एक रिकॉर्ड भी था हमारा 7-0 का, वो भी कल टूट गया। 7-1 अब हो चुका है अफगानिस्तान के आगे। और जो जीत थी, जो जिस तरीके से उन्होंने कल जश्न भी मनाया, आपने देखा है, चाहे वो काबुल में देखें, चाहे स्टेडियम में देखें। फिर सबसे बड़ा जो मुझे अपसेट था वो ये था जब उन्होंने, इब्राहिम ने, आपको पता है, बयान दिया अपना सरमनी के अंदर कि जी हम ये जो जीत है मैं उनके नाम करता हूं जो पाकिस्तान में से अफगानियों को निकाल रहे हैं जी। तो सीरियसली ये बहुत ज्यादा हर्टिंग चीज थी हमारे लिए भी। लेकिन आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है। थोड़ा अगर आप पहले चले जाए, मुझे याद है वर्ल्ड कप से पहले बात होती थी आपके ट्राई ऑफ फास्ट बॉलर्स की कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पेस बैटरी पाकिस्तान के पास है, और सच में है पाकिस्तान के पास। लेकिन
अब आपको समझ आती है नसीम शाह का ना होना कितना बड़ा नुकसानदेह आपके लिए। आपका इकोनॉमी रेट एक साइड से मेंटेन होता था, दूसरे एंड से शहीन शाह अफरीदी आके आउट करते थे, तीसरे फिर आपको पता हारिस रऊफ आके बीच में अपना तगड़ा स्पेल करवा जाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिसीजंस, कुछ मैं कहता हूँ मामला जो पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग आपका चल नहीं रहा। बैटिंग के अंदर आप बात करें, बैटिंग के अंदर आप कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत नजर आती है, लेकिन फिर आपके बॉलिंग के इश्यूज नजर आते हैं। कल जिस तरीके की स्लॉपी फील्डिंग आप लोगों ने की, ये तो आप शुक्र अदा करें कि सीरियसली आज मैं इस अल्फाज को यूज करना चाहूंगा कि हम लोग चाचा इफ्ती कहते हैं, उसी चाचा इफ्ती ने आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मारा है, उसने जितो आपको तगड़ा स्कोर करके दिया है, उसी ने अपना एशिया कप के अंदर भी कुछ करके दिया था, उसी बंदे ने वर्ल्ड कप में भी करके दिया। तो आई गेस को एक शटअप कॉल मिल गई है बहुत से लोगों को कि उनको जो कहते हैं कि वो पावर हिटिंग नहीं कर सकते। इशू ये है कि आपने उनको यूटिलाइज कहां पर करना है। इफ्तिखार अहमद वो प्लेयर नहीं है जिसको आप आके कहो कि 2-3 ओवर तुमने रुकना है, तुमने खड़े होना है, तुमने अपना स्ट्राइक को रोटेट करना है। ना भाई, उसका काम है पावर हिटिंग करना, और उसने कल करके आप आइए, वरना इतना स्कोर भी नहीं होगा। स्कोर हो लेकिन वैसे आपको मसला क्या लग रहा है? कंडीशन से हम ना वाकिफ हैं, हम कंडीशंस में अपने आप को ढाल नहीं रहे हैं। दूसरा, जब हारने की हम बात कर रहे हैं, हार जीत जो है वो तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि पूरे मैच में अफगानी टीम ही पाकिस्तान पर हावी रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं अफगान प्लेयर्स की निस्बत, बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। नंबर 1 बैटर हमारे पास हैं। पेस बैटरी की जब हम बात करते हैं तो कहां मिसिंग फैक्टर क्या है फिर? देखिए, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। मैं एक्सक्यूज तो नहीं दूंगा इस चीज को, ठीक है अफगानिस्तान पे क्या है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि उनके ज्यादातर प्लेयर्स आपको पता आईपीएल खेलते हैं, उनको इन कंडीशंस का पता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने तो कभी यहाँ पर खेला नहीं, उनको कंडीशंस का नहीं इल्म ज्यादा। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस वाइज ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम तकड़ी आपको नजर आती है। सारा का सारा मसला आपका है टीम कॉम्बिनेशन का। आपकी अभी तक टीम कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा। आप पेस बॉलिंग के अंदर आप देख लें, शहीन शाह अफरीदी बॉल करवाते हैं, दूसरे एंड से हसन अली का थोड़ा हारिस ये नहीं समझ आ रही है। लेकिन अवैस, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, जो कप्तान हैं, उनका काम तो यही है ना कि टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है। इतने अरसे में अब हम टीम का कॉम्बिनेशन ही अभी तक बना पाए। जो सिलेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टीम की फिर सिलेक्शन क्या हुई है? एट द एंड तो फिर हम यही सुन लेते हैं कि जी बाबर आजम ने कह दिया था मैं इन तमाम प्लेयर्स को खिलाना चाहता हूं, तो फिर बाबर पर डल जाएगी। अब ऐसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी को भी एक अब बड़ा मसला करार दिया जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा उन पर बड़ी तनकीद होती रही है, और कल के मैच में भी ऐसा लग रहा था कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस बॉलर को कब इस्तेमाल करना है, उनको कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तानी टीम के जो चांसेस हैं वो सेमीफाइनल तक जाने के लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि आगे इससे ज़्यादा भी तगड़े मैच आने वाले हैं। तगड़े मैच का मतलब है कि वो टीमें हैं जो परफॉर्म कर रही हैं। साउथ अफ्रीका परफॉर्म कर रहा है, न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है अवैस, अगर आपने मेरा सवाल सुना था तो उस हवाले से भी अपना कमेंट कीजिएगा कि फिर सारा जो बर्डन है वो तो बाबर पर डाल दिया जाएगा एट द एंड, के बाबर ने कहा था कि मुझे ये टीम चाहिए। देखिए, ये तो आपको पता हमेशा से एक इशू रहा है कि हम लोग सारा का सारा उठा के मलबा जो उनसे कप्तान पे फेंक देते हैं, हम सारा का सारा उठा के हम कोचिंग स्टाफ पे फेंक देते हैं। देखिए, अगर कोच है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कोच का काम है ग्राउंड के बाहर, कोच का काम बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, उसका काम है ग्राउंड के बाहर स्ट्रैटेजी बना के आपको देता है। अंदर एग्जीक्यूट प्लेयर्स ने करना है, अंदर एग्जीक्यूट कप्तान ने आपके करना है। मसला ये कि कलेक्टिव एफर्ट नहीं आपकी नजर आती। जब तक आपकी टीम कॉम्बिनेशन या जेलअप स्क्वाड नहीं नजर आएगा तो ये इश्यूज आपके रहेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। जो आज आपको नजर आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये मसले हैं वो मसले हैं, ये सारे सॉर्ट आउट होते हैं वर्ल्ड कप से पहले। देखें, सबसे बड़ा एक इशू रहा है, इस चीज को आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, हम जो कुर्सी के चक्कर में रहे हैं ना पीसीबी की चेयरमैन की, हम शायद यही भूल गए थे कि हमारी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। हमने कहीं सीरीज भी जोन सी है वो खिलवानी है पाकिस्तान टीम को। जितनी टीमें थी वो सारी की सारी सीरीज खेल रही थी पूरे पाकिस्तान के अलावा छोड़ के। तो हम लोग जो है कुर्सी के पीछे पड़े हुए थे, सिवाय एशिया कप के अलावा या अफगानिस्तान की सीरीज के अलावा हमने कोई सीरीज नहीं खेली जहां पर आप कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हो वर्ल्ड कप में उतारने से पहले। एक सबसे बड़ा इशू वो रहा है। दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि आपका जो स्पिन अटैक है, शायद चाहे वो शादाब खान की आप बात करें, चाहे नवाज की बात करें, वो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट ही नहीं ले रहे। इन विकेट्स के ऊपर आप देखें ना, कल हैरान थे लोग कि जब उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान टीम 4 स्पिनर्स के साथ जाएगी, लोगों ने कहा ये क्या करने लगे 4 स्पिनर्स के साथ, वो आपके सामने है। फिर आपकी इंटेंट नहीं है भाई। नबी जैसा बॉलर, ठीक है उनका स्पिन ट्राई हुआ है, नबी जैसा बॉलर आपने 4 ओवर में या 3 ओवर में सिर्फ 4 या 3 स्कोर किया हुआ था उसके खिलाफ।
भाई किस चीज की क्रिकेट खेलने लगे हो आप लोग? लेकिन अवैस फिर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, हमारी जो सिलेक्शन है वो क्या कर रही हैं टीम के? जब हम बैकअप की बात करते हैं, उस दिन हमने देखा कि वो शामी को लेकर आए, उन्होंने 5 विकेटें ले ली, एशविन अभी उनके पास बैठे हैं। हम जब बात करते हैं हमें कह दिया जाता है एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, हसनैन भी इंजर्ड है, नसीम शाह भी इंजर्ड है। तो पाकिस्तानी नेशन है वो क्रिकेटिंग नेशन है, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट पर किया जाता है, सबसे ज्यादा अखराजात क्रिकेट के हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास अच्छे बैकअप मौजूद नहीं है, ना स्पिनर्स में, ना बैटर्स में, ना बॉलर्स में। देखिए आपके पास बैकअप कब आता है? जब आपके पास बैक टू बैक आप सीरीज खेलते हो। मुझे आप बताएं ना कि आपने वनडे सीरीज कितनी खेली है आपके, चलें छोड़े नेशनल टीम की आप बात करें, आपके अंडर 19 या पाकिस्तानी ने कितनी वनडे सीरीज खेली है? बैकअप प्लेयर्स अंडर 19 पाकिस्तानी से स्टार्ट होते हैं। इंडिया की टीम को आप देखें ना, बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्लेयर्स इस वक्त अंडर 19 के कैरी हो रहे हैं। डेविड अपना उस वक्त राहुल द्रविड़ उनके पास वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स बैठा हुआ है, जिसको पता है मैंने कहां से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या कहां से मैंने नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल का लड़का लेके आना है। तो इस तरह के लेजेंड्स तो हमारे पास भी हैं, फिर उन्हें यूटिलाइज नहीं करते, हम बाहर के कोचेस की तरफ भागते हैं। मैं खुद देखें, मैं आज आपके सामने बैठ के कहता हूँ, टाइम गुजारता हूँ इनके साथ, बड़े हैं मेरे, मैं रिस्पेक्ट खुदा की कसम बहुत करता हूँ, लेकिन यार खुदा का वास्ता है पाकिस्तान टीम ना किया करें। अल्लाह का वास्ता जो अंडर 19 की टीम है उसके साथ काम किया करें भाई। उधर से प्लेयर बनता है, पाकिस्तान टीम में प्लेयर बाद में वो बना बनाया प्लेयर होता है। जब तक आप अंडर 19 लेवल पे बड़ा बंदा, या देखें अगर मैं यंगस्टर हूं ना, मेरे साथ अगर आप कहते हो स्पीड स्टार शोएब अख्तर को लगाऊंगा, वो यंग दिमाग है, वो कहता है यार मैंने इसकी तरह पेस बैटरी बनना है, उस वक्त वो होती है। आप लगाते नहीं हो ना, मसला ये आपके पे स्टार्स भी माशाल्लाह काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि हमने पाकिस्तान टीम को करना है, क्योंकि वहां ज्यादा मार्केटिंग है, वहां ज्यादा ब्रांडिंग है, सारे मामला में फाइनेंसेस ज्यादा है। जब तक आप फाइनेंसेस नीचे पे नहीं करोगे तो स्टार्स आपके साथ काम नहीं करेंगे, ये चीज को समझें। अब रहा सवाल वर्ल्ड कप का, देखें 4 मैचेस हैं, जीतने तो आपने 4 हैं, 5 नहीं जीतने। मैं चाहता था कि 5 जीते आप, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखें आप कहें ना कि बांग्लादेश आसान है, भाई कोई आसान टीम नहीं है। 4 मैच जीतना ऑन द ट्रॉट बहुत मुश्किल होता है आपको टूर्नामेंट में वापस आने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब फिर वही इफ एंड बट वाला मामला हो गया कि वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए और हमारा रन रेट ऐसा हो जाए तो फिर ही मतलब हमारे चांसेस होंगे। आपने बेसिक हर मैच आप सेमीफाइनल समझ के खेलना। आपने 4 मैच अगर आप जीतने में कामयाब होते तो आप टॉप 4 में आते हो, नहीं तो खुदा। अच्छा, कल वसीम अकरम साहब ने एक पॉइंट रेज किया था, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि फिटनेस टेस्ट पता नहीं कितने अरसे से पूरी टीम का नहीं हुआ। जी अवैस में सुन पा रहे हैं? अब ऐसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से वैसे भी कह रहे हैं कि बहुत तगड़े मैच आने वाले हैं और कोई भी टीम आसान नहीं है, कोई भी टीम हल्की नहीं है। इस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि अफगानिस्तान, नीदरलैंड या अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो कोई टीम अब पाकिस्तानी टीम के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जितनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। कल की जो परफॉर्मेंस थी, अब ऐसे वसीम अकरम साहब ने जो कमेंट किया था उस पर मैं चाहूंगा आप जरा रोशनी डालिएगा। वो ये कह रहे हैं कि कितना अरसा गुजर चुका है पाकिस्तानी टीम का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अगर फिटनेस लेवल की बात करें तो इस वर्ल्ड कप के बहुत से फिटनेस के मसाइल आपको नजर आ रहे हैं। चाहे वो आप फील्डिंग स्टॉपिंग की बात करें, कल भी आप देखें, मैं खुद हैरान था कि अफगानी प्लेयर जो उनसे इनके हाथों से डबल ले रहे हैं। भाई सिंगल ले तो मुझे फिर भी समझ में आती है, डबल ले रहे हैं हाथों से, यहाँ पर फिटनेस इश्यूज आपको नजर आते हैं। आपने कल फील्डिंग के अंदर भी देखा है जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का रिएक्शन था, फिर उसके बाद आप नजर आता ठीक है अवैस, अभी आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? आगे हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, साउथ अफ्रीका के साथ मैच है और ये तमाम बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तानी टीम पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, तो प्लेयर्स अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा तरीकेकार होगा कि अपनी फॉर्म में वापस आए? अब देखिए एक सबसे बड़ा मुझे पता है यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वही है ना, मेंटालिटी है। फखर जमान को मैं भी वापस अवैस आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए मैचेस मजीद आने वाले हैं। जिस तरह से कल हमने देखा अफगानिस्तान टीम ने पहले पाकिस्तानी टीम को एक बड़ा टोटल नहीं करने दिया, उसके बाद जब पाकिस्तानी पेसर्स आए हैं या स्पिनर्स आए हैं तो वो भी कोई खाते खा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। पूरे मैच पर अफगानिस्तान की टीम हावी रही है, किसी को भी विकेटें नहीं मिली हैं और ये बात भी दुरुस्त लगती है। जिस तरह से हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस है उन पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। अवैस हारिस की तरफ मैं आना चाहूंगा। अब यही कहा जा रहा है कि उन्हें तो दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ लौटाया जाए। अब टूर्नामेंट में हमारे लिए अब क्या बाकी रह गया है? मौजूदा सिलेक्शन कमेटी इन तमाम चीजों की जिम्मेदार है या चेयरमैन कमेटी इसके जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा अब इस हार की?
देखिए चीज अगर आप कहें ना कि इन बिटवीन द टूर्नामेंट के हारिस रऊफ को वापस जाके डोमेस्टिक खेलनी चाहिए इन बिटवीन द टूर्नामेंट, तो नहीं मैं चाहता कि ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। ऑब्वियसली वो लेजेंड है वसीम पे, उनको तो नहीं कोई कह सकता, लेकिन हकीकत बैक एंड पे मैं कहता हूँ ये है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे आपके शताब खान है, चाहे हारिस रऊफ है, चाहे शहीन अफरीदी हैं, इनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। लिटरली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए और अच्छा होता है जब आप डोमेस्टिक सर्किट अपना खेलते हो। अनफॉर्चुनेट है हमारे प्लेयर्स वो खेलते नहीं है, ठीक है इंटरनेशनल कैलेंडर या उनका जो बाहर लीग कैलेंडर इतना बिजी होता है कि वो उनको नहीं इजाजत देता खेलने में, लेकिन उनको खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे सिनेरियो की बात करें, 4 मैचेस आपके बाकी हैं, ओपनिंग डिपार्टमेंट में बात होती है कि उसको चेंज कर दें, फखर जमान को लें। अगर आप फखर जमान अगर फिट होते हैं, जो मुझे अभी तक जो न्यूज़ है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ फखर जमान अवेलेबल होंगे, अगर वो अवेलेबल हैं तो प्लीज उनका जो प्लान है फखर जमान का, मुझे नहीं पता किसने उनकी बैटिंग में स्टांस में चेंजेस किए हैं, क्या मसला है, वो कहाँ से डॉट बॉल्स खेलने लग पड़े, वरना वैसे प्लेयर नहीं थे, वो हर शॉट के ऊपर जाते थे खेलने। उनको प्लीज बताया जाए कि 10 ओवर है आपके पास, आपने 10 ओवर बैटिंग करनी है, छोड़ दें 40 ओवर 30 ओवर, आपने 10 ओवर बैटिंग करके देनी है, हमें स्कोर निकाल के देना है। सबसे बड़ा आपका इशू इस वक्त आपका पावर स्कोर का, आपका पावर प्ले में स्कोर ही नहीं होता। देखें अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, सारे मामलात हैं, 130 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। जो डिप आता है देखो 120 50 डिप समझ आती है, एकदम डिप आता है 90-80 का स्ट्राइक रेट का, तो वहां से उठना वापस बहुत मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो एक स्ट्राइक रेट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड टीमें हरा सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं हरा सकते, जज्बात अपनी जगह कि जी भाई क्या करना है अब समझ नहीं आ रही, लेकिन इस टीम का आपको पता है, इस टीम पे मुसीबत लेकिन वैसे अब अगर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर हम देख रहे हैं हमारे कुछ प्लेयर्स नहीं चल पा रहे हैं, फिर बेंच पर जो लोग बैठे हैं क्या फिर उन्हें ट्राई करेंगे? जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया गया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए बेंच लाइनअप आपकी है कौन सी? आपके बेंच लाइनअप आपने ज्यादातर लड़कों को तो ट्राई कर लिया है। यहाँ पर रिजर्व प्लेयर्स की बात करें, रिजर्व प्लेयर्स तब अपना टीम के अंदर आ सकते हैं जब आपका इन स्क्वाड के अंदर से जो 15 का स्क्वाड है उसमें से कोई लड़का इंजर्ड हो, उसकी रिपोर्ट आईसीसी के पास जाए, तब जाके वो रिप्लेस किया जाता है। इसको लाइटर नोट शायद आप खुद उसको अगर इंजर्ड कर दो वो एक अलग बात है कि टीम में लाने के लिए किसी लड़के को, तो आपके पास रिजर्व प्लेयर्स हैं कोई नहीं, आपके पास यही बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, इन्हीं को आपने ट्राई करना है। वर्ल्ड कप मैचेस में बैठना पड़ेगा, रिलैक्स करें, लड़कों को बात करें आखिर मसला किस चीज का चल रहा है। ये वो टीम नहीं थी यार जो एशिया, आप देखो मैं खुद भी तनकीद करता हूँ, बाबर को कप्तानी से हटा देना चाहिए मामलात हैं, लेकिन भाई ये वही टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फाइनल T20 का खेला है, यूएई में आपकी सामने की बात है वर्ल्ड कप का T20 का फाइनल खेला है, लेकिन वो टीम नजर नहीं आ रही जो एक टीम नजर आती है पाकिस्तान की। ये जिस तरीके की फाइट इनके अंदर थी, मानता हूँ प्लेयर्स आपके नहीं है, लेकिन स्टिल टाइम है, 4 मैचेस हैं, लेकिन 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतना हर मैच सेमीफाइनल समझ के बहुत मुश्किल है। ठीक है, अवैस कैप्टनसी के हवाले से मैं अब आपका कमेंट चाहूंगा, आप किस तरह से देख रहे हैं बाबर की कैप्टनसी को? एक प्लान अगर मिलता है या एक प्लान वो बनाकर ग्राउंड में आते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लगता है वो फिर प्लान को चेंज नहीं करते हैं। जो दूसरे कैप्टन हैं वो फिर बोल्ड डिसीजंस भी ले लेते हैं, जैसे अगर पहला ओवर फास्ट बॉलर ने किया, दूसरा फॉरन स्पिनर को दे देते हैं। हम वेट करते हैं, हम पहले बैट्समैन को सेट कर देते हैं, हमारे बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ रही है, हारिस रऊफ को अच्छी खासी मार पड़ी है, शाहीन को स्कोर पड़ रहा है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो फिर ऑन फील्ड बाबर नहीं कर पा रहे टाइमली। देखिए तो 2 चीजें यहाँ पर होती हैं। ऑब्वियसली बॉलिंग कोच बैठता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, कप्तान पास बैठा होता है, उससे भी डिस्कस हो रहा था कि ये बॉलिंग स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, लेकिन शाहीन अफरीदी तो अच्छा परफॉर्म करें। अगर हारिस रऊफ की बात करें तो माकूट को भी विकेट्स पे मार पड़ी है, बहुत ज्यादा पड़ी है, पेस पैट्रिक उस पर पड़ती है मार, लेकिन मसला इस चीज का है हारिस रऊफ के वो इन कटर्स आउट कटर्स जो कि वो करते थे स्लो वन डिलीवरीज, वो किधर चली गई हैं? जो ब्लॉक वन डिलीवरीज थी उनकी हारिस रऊफ की, वो कहाँ चली गई हैं? फिर कैप्टनसी का माइंडसेट है कि भाई हारिस रऊफ पावर प्ले का बॉलर नहीं है, वो पावर प्ले जब खत्म होता है, जब फील्डर्स ओपन होते हैं तब वो बॉलिंग करवाते हैं, तब वो प्रेशर मेंटेन करते हैं टीम के ऊपर। वो जो आपने अदला बदली कर, लेकिन वैसे एग्रेशन नहीं दिख रहा पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तानी टीम के कप्तान में, बाबर में बिल्कुल एग्रेशन नहीं दिख रहा। और ये तमाम चीजें जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर आपको ये पता है, हमें ये पता है, तो क्या बाबर को ऑन ग्राउंड ये चीजें नहीं पता? वो हारिस के साथ डिस्कशन करते हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए बाबर का एक इशू हमेशा रहा कम्युनिकेशन का गैप का, जो मैंने आपने नोटिस भी किया होगा, वो बहुत कम बात करते हैं।
यहाँ पर देखें, जब आप कलेक्टिव टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो आपका काम होता है कि आप कलेक्टिवली जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबको साथ रख के बात करते हो। रिजवान हो जाएं, बाबर हो जाएं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जो सीनियर हैं, कि यार मैंने स्ट्रैटेजी क्या लेनी है, अपने आप को रिलैक्स करना पड़ता है। मसला इस चीज़ का है जिस वक्त आपकी हर चीज़ आपके अगेंस्ट चल रही है, प्लान काम ना कर पा रहा और ग्राउंड के अंदर लिटरली दिमाग आपका बंद हो जाता है काम करना, आपको समझ में नहीं आती मैं क्या काम करूँ वहां पर। कल इफ्तिखार की अगर चले मैं बात करता हूँ, जब लेफ्ट हैंडर लगा, आपको पता है इफ्तिखार बॉलिंग अच्छी करवा रहे हैं, आप पूरा कोटा क्यों नहीं करवाते हो यार, आप हटा क्यों देते हो उसको। शहीन अफरीदी के साथ भी पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले में ये किया था, 7 ओवर तक शाहीन ओवर करवा रहे थे, तगड़ा स्पेल करवा रहे थे, शाहीन अफरीदी को 34वें ओवर में लेके आए थे वापस। जब बाबर आजम बाहर गए, रिजवान कप्तानी करे थे, उन्होंने उनको लेके वापस आए तो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। आपको पता स्कोर जो सा कहाँ 400 प्लस करा था, वहां 350 पे आ गया स्कोर। तो ये जो चीजें लेकिन अवैस आप क्या देख रहे हैं, एशिया कप के बाद से बहुत सी मुतजाद इतलात आई कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हुआ। जो हम एक जेलिन यूनिट की बात करते थे, जो पाकिस्तानी टीम को बहुत देर बाद हमने देखा कि जो यंगस्टर्स थे सारे वो मिलकर खेलते दिखाई दे रहे थे, तो फिर जो नोकझोंक की खबरें थी या टीम में कुछ ग्रुपिंग की खबरें हैं, क्या वो असरअंदाज हो रही हैं, क्या वो खबरें ठीक हैं? नहीं, देखें, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, लाइव बल्कि कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, ना कोई ग्रुपिंग है, ना कोई इश्यूज है टीम के अंदर। पहले आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टेटमेंट भी जारी की थी, कोई ग्रुपिंग वगैरह कुछ भी नहीं, जो मामला चल रहे हैं इस वक्त अनफॉर्चुनेट है। हमारे जो मौसमी जो तज्जियाकार है ना, जर्नलिस्ट, वो एकदम शोशा छोड़ देते हैं अपनी हाइप बनाने की कि जी यहाँ ग्रुपिंग चल रही टीम में। ग्रुपिंग ऐसे नहीं होती है टीम में। मसला सिर्फ इस चीज़ का कि आपकी चीज़ जो उनसे क्रिकेट के अंदर अगर बात करूं तो आपके वो इस वक्त ऑन द ट्रैक पे नहीं है जो टीम है आपकी। लेकिन फिर जिस भंवर में हम फंस गए हैं, फिर अब इससे निकलना कैसे है? देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपके जो बॉलर्स हैं उनको बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कल भी मैं भी मैच देख रहा था, हम दोस्त भी बैठे हुए साथ, तो यही सवाल कर रहे थे कि अगर फखर अनफिट हैं तो इफ्तिखार को क्यों नहीं ट्राई करते, इफ्तिखार से ओपन क्यों नहीं कराते? बहुत बार हमने देखा शायद अफरीदी को ओपनर भेज देते थे, अब्दुल रज़ाक को भेज देते थे। इस तरह के बोल्ड डिसीजन अब ले लेने चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा है मार्जिन? देखें, वो प्लेयर्स, इफ्तिखार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं है। वो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली, जैसे बटलर की चले अगर बात कर लें, फ्लोटर इनको कहते हैं। मोइन अली से आपको याद हो कि आप उनको ओपन भी करवा सकते हो, मिडिल में भी खिला सकते हो, डाउन दी ऑर्डर, वो तीनों फॉर्मेट्स में आपको परफॉर्म करके तीनों जगह पे देंगे। पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई प्लेयर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये मसला इस चीज का कि वर्ल्ड कप के अंदर प्लानिंग नहीं होती। आप प्लान करते हो टूर्नामेंट से बहुत पहले, आप सीरीज में प्लान करते हो, आप उनको चांसेस देते हो। आज हम बात करें ना कि आपका जो बेंच लाइन है उसको ट्राई कर लें भाई, उसको ट्राई अगर आपने करना था तो आप प्रैक्टिस मैचेस में आप अफगानिस्तान की सीरीज में करते ट्राई आउट, तो तब आपको जाके कॉम्बिनेशन मिलता है। आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो और आपको वो चीज नजर भी आ रही है, लेकिन जो हुआ 3 आप मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हो, आपको बैठना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। लास्ट कमेंट, हमारे पास वक्त जरा कम है, लास्ट कमेंट चाहूंगा। मोइन खान साहब ने कल ये कहा कि जिस तरह से हम श्रीलंका में हमने कोई 3 महीने गुजारे हैं, उससे टीम के प्लेयर्स को बहुत नुकसान हुआ है। आपका कमेंट उस पर चाहूंगा, क्विक कमेंट। देखिए, जब आप सीरीज टू सीरीज नहीं ज्यादा खेलोगे, श्रीलंका वाला मैंने उनका कमेंट सुना नहीं, लेकिन जब आप सीरीज नहीं खेलोगे आपको नुकसान होगा। आपने T20 बहुत मोइन खान ने कहा कि कंडीशन श्रीलंका की ऐसी है कि प्लेयर्स वहां पर मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट हो गए और मौसम वहां पर ऐसा था, वो उन्होंने पॉइंट रेज किया था। तो इशू है ना कि देखो आपके प्लेयर्स ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं। एग्जॉस्टेड खाली श्रीलंका वाले मामले पे नहीं है, आपके प्लेयर्स ने खास करके T20 लीग्स बहुत ज्यादा दुनिया में खेली हैं भाई, वो बैक टू बैक खेलते हुए। आज जो इशू नजर आ रहा है ना आपको इंजरी का, नसीम शाह का आपको याद हो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में इशू नजर आया था, उसके बाद यहाँ आप जाके ब्रेक डाउन हो गए। शाहीन का भी यही इशू था कि 8 दिन वो कह रहे थे मैं बीमार था, तो उनका वो इंजरी प्रोन पीरियड नजर आपको आ रहा था। हारिस का भी ये इशू रहा है। आपने लीग्स बहुत ज्यादा दुनिया में खेली है, आपने वनडे की ठीक है, वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार देते हुए 9 मई के जो तमाम मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में मिलिट्री एक्ट की सेक्शन 21D की दोनों झैली शिकों को गैर आईनी करार देते हुए 9 मई के तमाम मुल्जिमों का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जारी कर दिया है। और अदालत की जानिब से फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमों के जुर्म की नौयत के एतबार से ये मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं।
वफाकी हुकूमत ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अब अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है। साथ सवालिया अंदाज में यह भी कहा कि 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान वजीर आजम ने एक खास नुक्ते पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो, अलबत्ता अदालती फैसलों के तहत किसी पर पाबंदी लग जाए, चाहे वो दुरुस्त पाबंदी हो या गलत हो, हमें उसे तस्लीम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन से हवाले से भी बात की और कहा कि इलेक्शन की तारीख का बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा और फिर हम वोट डालने जाएंगे। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने कल देखा सिविलियन अफराद के मुकदमे आप देख रहे हैं कि सिविल अदालतों में ही चलना ज्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमें बात करती दिखाई दे रही है बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के हवाले से। देखें, असूली तौर पे ये बात दुरुस्त है कि ये मुकदमात आम फौजदारी अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, जहां पे भी केस की नौयत होगी जाएगा और जाना चाहिए। लेकिन इशू ये आया कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा सिविलियंस ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, एसेट्स पे हमले किए, जिसमें कोर कमांडर हाउस है, ISI के दफातर हैं, PF बेस मियां वाली है। तो इस बुनियाद पे फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर्स और सब ने मिलके फिर उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने, फिर असम्बली ने एक करारदाद पास की कि इन सब के ट्रायल जो हैं वो फौजी अदालतों में हों, क्योंकि ये बरह रास्त हमला वहां पे हुआ है कि एक तो दुश्मन हमला करता है और एक पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब ये वो फर्क था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है और वो 5 रुकनी फैसला है, 4-1 में कुछ चीज वो सिविलियन पे कोई इतराज नहीं है, वो अपने फैसले में बता देंगे। लेकिन इशू ये आ रहा है कि ये जो एक लामुतनाई सिलसिला इस फैसले से पैदा हुआ है, अभी बेंच में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बताया गया कि ये उस दिन से लागू होगा। आपको पता है कि एक वोट की अक्सरियत से सिर्फ वो 8-7 हुआ कि बैक डेट से ये नहीं लगेंगे। लेकिन ये फैसला जिसने शिकों को गैर आईनी करार दे दिया, तो जितनी सजाएं हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी, हो चुकी हैं कानूनी एतबार से, तो जिसके ऊपर बड़ा स्टेट का शदीद रद्द-ए-अमल आ चुका हुआ है। आप और हम देख चुके हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से भी उसके अंदर बड़ी ठीक ठाक किस्म की जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब अकाउंट्स हैं, उन लोगों ने ये बातें की हैं कि स्टेट को रियासत को यानी सियासत की नजर नहीं होने दिया जाएगा। अब वो सियासत की नजर किसको कह रहे हैं, ये बात आपके और मेरे समझने की है कि बेंच मखसूस फैसले करता था, मखसूस फैसले कर रहा है, तो इसके ऊपर अपील की जाएगी और अब ये 5 रुकनी बेंच तो नहीं होगा, 7 रुकनी नया बेंच बनेगा। मेरे हिसाब किताब में तो चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे इसमें, क्योंकि वो अपनी राय फौजी अदालतों के हवाले से 21वीं तरमीम में पहले ही दे चुके थे। ठीक है। तो फिर पीछे बचेंगे 9 जज और उनमें से 7 जज चुने जाएंगे और उनमें से वो 2 जज भी शामिल होंगे जो पहले फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दे चुके हुए हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस और उनकी कमेटी ने, चूंकि अब अकेले चीफ जस्टिस ने बेंच नहीं बनाना, बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अपील करनी है और फिर वो 14 दिन के अंदर लगनी है। वो 30 दिन तो मुझे नहीं लगता कि जैसे ही डिटेल जजमेंट आएगी, तैयारियां स्टेट के लोगों ने कल से शुरू कर दी हैं। क्या क्या वो एक्ट हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकेंगे कि ये फैसला रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल हम बाज़ाहिर देख रहे हैं उसमें तो एक तरफ आम तरीन अदालती मामलात हैं, दूसरी तरफ फिर उसमें नवाज शरीफ के केसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अपीलें दायर की जा रही हैं और तो आप देख रहे हैं सियासत का मरकज़ नवाज शरीफ बनते नजर आ रहे हैं आपको? मरकज़ हैं। जिस वक्त बात होती थी कि जी इमरान खान और सिर्फ नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ गायब हो चुके हैं, वो उनकी पार्टी की तरफ से मंत्रा पड़ा जाता था कि वो तो सियासत से आउट हो गए हमेशा के लिए, लेकिन वो दोबारा न सिर्फ आ चुके हैं बल्कि सियासत में जिस दिन से उन्होंने वो एक बयान लंदन से दिया था, फिर लोग बयानिए की तलाश में चल पड़े, वही इन है ना। और आज उनकी अभी थोड़ी देर में एहतसाब अदालत में पेशी है, जहां पे वो सिर्फ जमानत कंफर्म हो जाएगी, जिसमें सारे लोगों की पहले से जमानतें कंफर्म है। अब आ जाएंगे दोपहर 2:30 बजे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जमानतें, उनकी अपीलें लगी हुई हैं। एक तो अबूरी जमानत का केस है जो आज तक है, और दूसरे उन्होंने अपनी अपीलें बहाल करने के लिए की हैं जो पेंडिंग कर दी गई थी इस बुनियाद पे कि नवाज शरीफ है नहीं। अब उसके अंदर भी 2 चीजें हैं सिर्फ,
एवन फील्ड केस मेरे नज़र में अभी अदालत में फैसला होगा, लेकिन मरियम नवाज की जब बरियत का फैसला सुनाया जा रहा था तो नैब से ये 2 सवाल हुए थे कि मरियम नवाज के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा चले नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी नहीं है। फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि चले नवाज शरीफ का फैसला तो हम नहीं कर सकते कि अभी उनकी अपीलें जब वो आएंगे तो सुनेंगे, तो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों को बरी कर दिया गया था। तो उस केस के अंदर है कुछ नहीं अब बुनियादी तौर पर, चूंकि वो मॉनिटरिंग जज ने एहतसाब अदालत से फैसला कराया और हाई कोर्ट में जब सिर्फ लफ्ज ये पूछा गया कि आपने जिस बुनियाद पे मरियम नवाज को सजा दी है वो क्या है, तो एक पेपर दिया गया जो फोटोकॉपी टाइप था, जिसकी कोई यूनाइटेड नेशन किंगडम से कोई स्टैंप नहीं थी, किसी फॉरेन ऑफिस से वो पेपर नहीं आया था, वो एक बनाया गया पेपर, ऑथेंटिकेटेड पेपर नहीं था। ठीक है, अच्छा जिस तरह से नहीं मानेंगे इसे, ठीक है, जिस तरह से नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर तकरीर की, हमने देखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने इंतकाम की बजाय खिदमत का नारा दिया। आपको ये लगता है कि जो उनका ये खिदमत का नारा है वो अवाम में मकबूलियत हासिल कर पाएगा अब दोबारा से? आपके साथ भी बात होती रही और जगह पे भी बात होती रही। मैं ये कह रहा था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का जलसा उनकी सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। वो मेक एंड ब्रेक की कहानी थी, क्योंकि बात सिंपल थी कि जी कहा जा रहा था नून खत्म हो गई है, नून ने तो अपना शो भरपूर करके दिखा दिया। मीनार पाकिस्तान भी भरा और फिर वो चौक यादगार के ऊपर भी, ब्रिज के ऊपर भी बेशुमार लोग खड़े हुए थे। जलसा हर तरह से कामयाब था और उन्होंने मुतमईन करने के लिए अपने वर्कर्स और अपने वोटर के लिए बात करनी है, उन्हें पीटीआई के लिए नहीं करनी। उन्होंने अपना केस आवाम के साथ अपने वोटरों के सामने लड़ दिया है कि मैं था तो मैं क्या क्या कर सका था, मैंने क्या खिदमत की थी। और फिर उन्होंने ना भाई की हुकूमत में बात की और मुकाबला ये किया कि जब मैं था तो कीमतें क्या थी। अब उन्होंने तवक्कुआत तो जरूर बढ़ाई हैं लोगों की, और उसको पूरा करने के लिए मेरे हिसाब किताब में तो नवाज शरीफ कर सकते हैं चीजें, उन्होंने पहले भी करके दिखाई हैं। तो बहुत बड़ा इम्तिहान है जो उन्होंने जिम्मे लिया है कि रात गैस की कीमतों में 200% इजाफा हुआ है, 197%, जिसमें स्लैब के ऊपर भी गरीब आदमी का जो 10 रुपए फिक्स था वो 400 रुपए पे जाएगा। जाहिर है कि एक नया तूफान अगले महीने के बिलों में जरूर आएगा, बल्कि वो लगा तो अक्टूबर में ही है, लेकिन नवंबर में जब बिल मिलेंगे उसके अंदर होगा, उससे भी ओहदा बराना होगा और ये चैलेंजेस होंगे। लेकिन उसके साथ जो उनका मुकाबला पीटीआई से ही बनता है, पीटीआई बहुत कट टू साइज हुई है, मैं हमेशा ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि उनको पॉलिटिकली रिवाइवल के लिए खान साहब को अपनी पार्टी में लोगों को जगह देनी होगी, अपने लोगों पे एतमाद करना होगा, जो कि वो अभी तक नहीं कर रहे। ठीक है, और दूसरा आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ पर किस्मत भी मेहरबान है? हर दफा हम देखते हैं उनको सियासत से बाहर करने की कोशिश की जाती है, दोबारा वापस आ जाते हैं, और यूं भी लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है उससे नून लीग को तो एक नई ताकत मिली है। देखिए, बिल्कुल किस्मत का मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है कि जिस बंदे ने केस छोड़ा कि मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं, फिर रास्ते और सबब बने, और बनाए भी किसने? इमरान खान ने। उनकी हुकूमत जिस फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी उनकी उन्हीं से लड़ाई हो गई, और वही लोग थे जो पीछे हट गए कि अब हम आपको ना तो एमएनएस देंगे कि सेनेटर्स देंगे कि आप कानून साजी में या कोई एतमाद का वोट, बस हमने एक दफा आपको दिला दिया है, आइंदा हम हट गए हैं, क्योंकि लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। और फिर नवाज शरीफ के लिए सबब बन गया और वो निकल के रास्ता, तो वो तो मैदान में थे। देखें, दोनों तीनों दफा उन्होंने वो काम नहीं किया कि डायरेक्ट लड़ाई लड़ ली हो, जो इमरान खान साहब ने सिर्फ अदम एतमाद की बुनियाद पे ऐसी लड़ाई लड़ी कि वो 9 मई तक चली गई कि आप स्टेट पे हमलावर हो गए, आप बहुत आगे चले गए थे कि बस सिर्फ मैं और मेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सोच जब तक खान साहब को समझ नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी। और कल जब जेल में उनका ट्रायल हो रहा था और उनके ऊपर वो लगी है फर्द जुर्म, तो उन्होंने आते ही फिर नवाज शरीफ को कहा कि वो आ गया जी ना आपका नेल्सन मंडेला, तो वो इंतकाम की आग से आज तक बाहर नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है जो कहानियां बोल रही थी कि वो बड़े सोच रहे हैं और वो देख रहे हैं, फिक्र देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगा, वो तो वहीं खड़े हुए हैं और इस तरह मामलात बना नहीं करते, बिगड़ा करते। लेकिन आपने देखा जिस तरह से नवाज शरीफ भी ये कहा जा रहा था कि जल्द इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, दुबई में उन्होंने इससे बरक्स बात की थी, इलेक्शन की तारीख के लिए वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार है। तो इससे तो लग रहा है जो मौलाना फजलुर रहमान का मौकिफ था वही नवाज शरीफ का मौकिफ रहा। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान तो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, नवाज शरीफ का मौका हुआ है जो उनकी भाई की गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि मर्दमशुमारी हो जाए और फिर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे दे। उन्होंने दुबई में, मैं मौजूद था, हमने बात सुनी थी उनकी। उन्होंने वाजे तौर पे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार किया कि तारीख भी उसे देनी है और उन्हें ही देनी चाहिए और वो देगा। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अब 2 नवंबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं। आज भी मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन कराने का केस लगा हुआ है 3 रुकनी उसी बेंच के सामने चीफ जस्टिस के, जिसने कल केस सुना था। तो हो सकता है ये दोनों चीजें
आज क्लब हो जाए कि जी हम 2 नवंबर को केस सुन रहे हैं, विफाक को भी नोटिस किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को भी किया है। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर मारूदात पेश कर देगा, और जो कल रात तहरीरी फैसला जारी हुआ उसमें भी बताया गया कि तमाम फ्रीकैन की इस बात पर इत्तफाक थी कि अब 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो जब मुमकिन नहीं है तो वो रास्ता चुना जाएगा जो नजर आ रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन से क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आप 30 नवंबर से पहले हल्काबंदियां कर लें, तो वो बता देंगे कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है कि हम पहले 15 दिन दे चुके हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि इस चीफ जस्टिस के होते हुए डेट का एक तयन हो जाएगा कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे, आपको करना होगा। और इलेक्शन ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। और गजा इस वक्त दुनिया में तन्हा है जहां 20 लाख लोग बसते हैं और वो इसराइल के गोला बारूद के निशाने पर हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि उनके लिए कोई भी मददगार नहीं है। यहां तक कि कोई एक मुस्लिम मुल्क भी गजा के मुसलमानों की वाज़े तौर पर मदद के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब इसराइल है जिसे अमरीका समेत पूरी मगरबी दुनिया की मदद और तायद हासिल है। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कल इसराइल पहुंच रहे हैं जहां वो इंतहा पसंद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर के दौरा इसराइल का ऐलान उस वक्त सामने आया है जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज ही उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया था और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ अमरीकी सदर ने कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, लेकिन अभी तक कनाडी वजीर आज़म की जानिब से ताहाल इसराइल के दौरे का ऐलान नहीं किया गया। उधर इस्लामी ममालिक की अगर हम सूरत हाल देखें तो उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि OIC के एलामिये को भी 5 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इसराइल के वहशियाना इक़दामात में कोई भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। और ईरान की इसराइल को दी जाने वाली धमकियों से अब तक इसराइल को कोई भी असर नहीं पड़ा है और उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो रही हैं। बहरा रोम में इस वक्त 2 अमरीकी बहरी बेड़े इसराइल की मदद के लिए मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता अमरीका बहरिया की मौजूदगी के बाद अब चीनी वज़ारत दिफा ने भी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए हैं। चीन के अखबार का कहना है कि ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से भी इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की अखलाकी सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म को दोहराया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा अकरम साहब। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसराइल की जहारियत के खिलाफ हमने देखा OIC का इजलास हुआ, इसराइली जहारियत रोकने का मुतालबा किया गया, लेकिन इसराइल तो अब ज़मीनी ऑपरेशन करने जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। इसराइल को गजा के मजलूम लोगों के खिलाफ जंग बंद करने पर आखिर किस तरह से मजबूर किया जा सकता है? जी देखें, जो लीगल जो इख्तियार है वो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो कोशिश हमने की है और अभी तक जारी है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक सीज फायर के लिए पे मान जाए, पर अब तक वो हासिल नहीं हो सका क्योंकि वो जो करारदाद थी वो वीटो हो गई। तो अब हमारी कोशिश है कि जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वहाँ एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए जिसमें सीज फायर का कॉल हो, ह्यूमैनिटेरियन चैनल्स जो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद देनी है उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए मंजूरी हो। और तीसरी चीज़ कि जो फ़लस्तीनी हैं गाज़ा में उनको ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया जाए जिस तरह से इजराइलीज़ ने मांगा है कि उनको ना अंदर जो गाज़ा के ना गाज़ा से बाहर डिस्प्लेस किया जाए। ये 3 मौक़िफ़ होंगे, हमारे डिमांड्स होंगी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की और नॉन अलाइंड मूवमेंट की जनरल असम्बली में। पर अब देखते हैं कि आगे अब क्या होता है क्योंकि जो हालात हैं वो ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। बमबारी वगैरह बढ़ती जा रही है, सीरिया के खिलाफ भी बमबारी हुई है। तो अब हमने देखना है कि
ये जो लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में हमने देखा मंदूब ने एक बार फिर से सलामती कौंसिल का एक और इजलास बुलाने का इरादा जाहिर किया है। पहले भी रूसी करारदाद पेश की गई जिसको अमेरिका और जो 4 दीगर काउंसिल मेंबरान हैं उन्होंने इस करारदाद को नाकाम बना दिया था। अमेरिका ने पहले एतराज उठाया था इस करारदाद में हमास का जिक्र नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है जिस तरह से रूस और अगर चीन की अगर हम बात करते हैं तो वो तो हमेशा से कह रहे हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हम हिमायत कर रहे हैं। जी अभी तक मुझे नहीं नजर आता है कि सलामती काउंसिल में कोई फैसले पर अग्रीमेंट हो। जो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, एक तरफ अमेरिका की और उनके दोस्तों की, वेस्टर्न ममालिक जो हैं, दूसरी तरफ रूस की और कुछ और चीन है और बाकी जो नॉन अलाइंड ममालिक हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। तो अभी तक कोई बेसिस फॉर एग्रीमेंट मुझे नहीं नजर आता है। पर सब इस वक्त जो बुनियादी मसला हम देख रहे हैं वो जंग बंदी का है। रूस और चीन भी एक हद तक ही बयान दे रहे हैं। रूस का भी बहुत ताकतवर बयान है, इसराइल और उसके हामियों को शायद कुछ सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस भी उनकी मुखालफत पर ही खड़ा है। तो फिर ऐसा मुमकिन होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, रूस की जो पोजीशन है उसकी वजूहात पे मेरे ख्याल में जाना इस वक्त कोई मुनासिब नहीं होगा। पर बात यह है कि रूस ने और चीन ने दोनों ने जो पोजीशन ली हैं वो यूएन चार्टर की प्रिंसिपल्स के तहत बिल्कुल है पोजीशन। वो चाहते हैं कि ये जंग बंद हो और ये मसला हल हो। तो उन्होंने जो पोजीशन ली है उसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स के तहत पोजीशन है, यूएन चार्टर के तहत पोजीशन है, जो यूएन की करारदादें हैं उनके तहत ये कंसिस्टेंट है। तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। अब आगे देखें, रूस और चीन और बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं, जो नॉन अलाइंड ममालिक हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसका फैसला निकले। और ये जो 3 नुक्ते जो मैंने आपको पेश किए हैं, सीज फायर, जो इमदाद पहुंचाया जाए फलस्तीनियों को, और तीसरी की फलस्तीनियों को और ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया जाए, ये 3 नुक्तों पर हमारी प्रपोजल होंगे इस्लामी दुनिया की, नॉन अलाइंड ममालिक की, और देखते हैं फिर इसका क्या रिस्पॉन्स होता है जनरल असेंबली का जो इजलास होगा। इस वक्त अभी तक ये सलामती काउंसिल में है मसला। और मेरे लेकिन एक तरफ एक रहे हैं कि इसराइल के साथ तो अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है। आज फ्रांसीसी सदर भी इसराइल आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं जिनके पास इस वक्त ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी की सलामती काउंसिल में सीट ही नहीं है, नुकसान तो इसका फलस्तीनी उठा रहे हैं। जी सही, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी कोशिश जो सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म पर जो बातचीत होती है, तो उस पर पाकिस्तान का ये एक मौजू है कि इस्लामी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस्लामी काउंसिल में। और जब ये रिफॉर्म होगा तो हम ये प्रेस करेंगे पर जो इस्लामी दुनिया है, कोशिश जितनी कुव्वत है, जितनी ताकत है, कोशिश कर रहे हैं। कुछ ममालिक हैं इस्लामी दुनिया में जिन्होंने अच्छा सही किस्म की पोजीशन ली है और वो फलस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि जो सलूशन हो इस जंग का वो पीसफुल सलूशन हो, पीसफुल सलूशन की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन मुनीर साहब, हम देख रहे हैं अमेरिका इसराइल की हद से ज्यादा कर रहा है। बहरी बेड़े भी इसराइल की मदद के लिए रवाना किए गए हैं। और अब अखबारी जो इतलात हैं वो तो ये हैं कि चीन ने भी अपने 6 जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता में तैनात कर दिए हैं। आपको लगता है कि इसराइल की वजह से जो जंग का दायरा है वो मशरिक वस्ता की हद तक मजीद मुल्कों को भी अपनी लपेट में फिर ले सकता है? देखें, इस वक्त जो हालात हैं बहुत अनसर्टन हैं और बहुत वोलेटाइल हैं। मैं कंजेक्चर नहीं करना चाहता हूं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि इस मसले को हम हल करें
जो जंग जारी है उसको रोकें, जो जाने जो जारी हैं उनको रोकें, जो हमले हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ उनको रोकें। हमारी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। और बाकी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है मुनीर साहब, तो पाकिस्तान आप क्या देख रहे हैं? मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान का किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? जी, पाकिस्तान की लीडरशिप पोजीशन है। हम जितनी भी यहाँ बहस होती है उसमें हमारे जो नुक्ते हैं, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी प्रपोजल्स हैं, वो सब बहुत केयरफुली देखा जाता है। जो हमने सलामती काउंसिल में जो तकरीर की थी उसमें जितने भी नुक्ते थे वो सब नुक्ते अभी OIC और जो नॉन अलाइंड की जो करारदाद बन रही है उसमें हमारे ये 3 नुक्ते जो मैंने आपको बताए हैं, सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस और नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, ये हमारी तकरीर में पहले पेश की गई थी सलामती काउंसिल में, और ये अब OIC और NAN की पोजीशन है। तो हमारी इसमें बहुत एक अहम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम वाक़यात, कुछ वायरल वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं। एक गाड़ी है जिसको दुनिया की पहली ऑफ रोड सोलर पावर कार करार दिया गया है और जिसने हम देख रहे हैं कि मराकश और सहारा में 1000 किलोमीटर की आजमाइशी ड्राइव अब मुकम्मल कर ली है। एक बहुत तवील फासला है। स्टेला टेरा नामी इस गाड़ी को नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने डिज़ाइन किया है। 2 नशिस्तों वाली इस गाड़ी ने हर तरह के ख़राब रास्तों पर अपना सफ़र मुकम्मल किया है। इस स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल जिसको SUV कहा जाता है, इसकी छत पर हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो कि सूरज की तवानाई को इलेक्ट्रिक बैटरी में पहुंचाकर गाड़ी को चला रहे हैं। यानी ये गाड़ी तवील फासले तक महज सूरज की तवानाई से सफ़र करने की सलाहियत रखती है। तरक्की की जा रही है इस मामले में भी, इस फील्ड में भी। 90 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने वाली इस गाड़ी का जो मजमूई वजन है वो 1200 किलोग्राम बताया जा रहा है और सूरज की रोशनी में बिला रुके ये 440 मील तक सफर अपना तय कर सकती है। इसे डिजाइन करने वाली जो टीम है वो ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी ऐसे दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है जहां पर सड़कें नापैद होती हैं और ईंधन का हुसूल भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हल्के वजन के बाइस जो मुश्किल रास्ते हैं वहां पर इसके फंसने का इम्कान भी कम होता है क्योंकि इसका जो वजन है वो एक रिवायती SUV जो हम देखते हैं उससे 25% कम बताया गया है। इस गाड़ी में जिस तरह से रिचार्जेबल लिथियम बैटरी मौजूद है जो कि उस वक्त हेल्पफुल होती है हमारे लिए जब आसमान पर बादल छाए हुए होते हैं। ये बैटरी सूरज की रोशनी से इतनी बिजली भी पैदा करती है जो कि खाना पकाने और डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए काफ़ी होती है, जिससे हम बहुत सी डिवाइसेस हैं वो गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट गाड़ी को बड़े पैमाने पर तैयार करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको इस हवाले से इसकी जो ट्राई किया जा रहा है, इस गाड़ी को तैयार करने वाले ये कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी गाड़ियों के डिज़ाइन पर दोबारा गौर कर सकती हैं, उनको बेहतर बना सकती हैं जिस तरह से स्टीम की जानिब से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ होनी चाहिए जहाँ पर फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। दूर दराज के इलाकों में हम देखते हैं कि जो फ्यूल की सहूलियात हैं वो मुश्किल से मिलती हैं और अगर हम पाकिस्तान में धूप की बात करते हैं, धूप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होती है, तो सोलर एफिशिएंट जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। एक और खबर है, आगे बढ़ते हैं। ज़मीन से 157 मीटर बुलंद दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग ट्रैक आसमान को छूने वाली इमारतों के मुल्क दुबई में कायम किया गया, जिसके मनाजिर हम आपको दिखाते हैं और बताया जा रहा है कि इस रिहायशी इमारत में 43 मंजिलें हैं और ये रनिंग ट्रैक 335 मीटर तक फैला हुआ है। इस ट्रैक ने एक इमारत पर दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग ट्रैक होने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इस तरह की बहुत सी हम देखते हैं जो बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं वो दुबई में बनाई जाती हैं, जिसे अब जिम खाने का मुतबादिल भी करार दिया जा रहा है। इस हवाले से दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर रनिंग ट्रैक की वीडियो भी डाली गई है जो कि आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्यूज़ बड़े कमाल के हैं क्योंकि ऑब्वियसली दुबई हमने देखा है वो टूरिस्ट हब है, वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, दुबई को जितना मुनज़्ज़म रखा गया है, तो एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो कि हम
देख रहे हैं रनिंग करते हुए आपको ये मनाजिर भी मिल रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, सारिफीन इस पर ज़बरदस्त किस्म के कमेंट भी कर रहे हैं, खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो दुबई फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। जितने ब्लॉगर्स हैं व्लॉगर्स हैं वो ऐसी जगहों पर जाते हैं, अब हमको ये तमाम वीडियोज़ दिखाते हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक डिज़ाइन किया गया है, इसको जिम खाने का नाम भी दिया जा रहा है और जो मनाजिर हैं यहाँ पर वो बड़े ज़बरदस्त हैं क्योंकि दुबई हमने देखा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, बिल्डिंग्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई हैं और बार बार वहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजेस इस तरह के लाए जाते हैं, कुछ एडप्ट किए जाते हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ। वेलकम बैक। अवाम को इस वक्त महंगाई के बायस सख्त मुआशी दबाव का सामना है। घर का चूल्हा चलाना इस वक्त अहम तरीन मसला बन चुका है। मुसलसल महंगाई हो रही है और हम देख रहे हैं कि अच्छों की कमर दोहरी हो चुकी है। यहाँ तक देखा गया कि लोगों ने बिजली के बिल उतारने के लिए घरों से अपनी अशिया भी फरोख्त की हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के नताइज भी सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। आटे की 20 किलो थैले की अगर हम बात करें तो एक्स मिल कीमत में 50 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद थैले की एक्स मिल कीमत 2650 रुपए पर आ चुकी है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए में दस्तयाब है। गुज़श्ता एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 33 रुपए फी किलो सस्ता हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मुल्की मईशत के मुतालिक सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा माली साल मुआशी शरह-नमू 2 से 3% रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल महंगाई कम होकर 20 से 22% पर आ जाएगी। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बरसों बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने में आई है। स्टॉक एक्सचेंज में 660 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हमने तेज़ी देखी, जिसके 6 साल बाद 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद को भी अबूर कर गया। डॉलर हम देख रहे हैं कि मुसलसल सस्ता होने के बाद अब बेदार होने लगा है और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर से तेज़ी देखने में आ रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत अनम नईम में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे महंगाई को कुछ ब्रेक लग रही है, कुछ इंटरनल कोशिशें इस हवाले से की जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन एक तरफ जब रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ जब हम गैस की प्राइसेस की तरफ देख रहे हैं तो 172% इजाफा कर दिया गया है। वो चीज़ जो लोगों को मैसर भी नहीं है उसमें इजाफा कर दिया है। फिर लोग शिकवे करते दिखाई देते हैं कि एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ तकलीफ उससे डबल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वक्त जो आम आवाम को देखना पड़ा है, हमें 70% इनडायरेक्ट टैक्स है जो लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, 30% डायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल की कीमतों में ये निगरान हुकूमत को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा और ये एक अच्छाई वाली बात है कि लास्ट 2 मंथ्स में 58 रुपए तकरीबन पेट्रोल की कीमत कम हुई है। लेकिन इसके साथ जो अशियाए खुर्दनोश हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरियात डेली रूटीन की जरूरियात की चीजें हैं, वो उस तरह से उनमें कमी नहीं आई जैसे आनी चाहिए। इसने आम आवाम के ऊपर एक मनफी असरात कायम किया है। अगर मैं इसको टैक्स के मद में आकर बात करूं तो 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आम आवाम दे रही है, 30% डायरेक्ट टैक्स है जो आवाम पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली हम होपफुल हैं, हम पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतर होंगी। तो मुस्तकबिल में आपको लग रहा है कि महंगाई मजीद अभी कम होगी? देखिए, मुस्तकबिल में उम्मीद तो है महंगाई कम होगी, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि इस वक्त निगरान हुकूमत ने जो इस सूरत हाल को किसी हद तक संभाला है, उसके लिए प्रॉपर हमें मॉनिटरिंग की जरूरत है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। ये जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, इनको लॉन्ग रन लेके चलने की जरूरत है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी इस चीज को कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट आउट देखिए, जो चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं, डॉलर की प्राइस अगर कम होती है, तो हम देखते हैं कि उस तरह से आवाम तक वो फायदा नहीं पहुंच पाता। जो तमाम कमेटीज हैं इस हवाले से मेक श्योर फिर क्यों नहीं करती हैं कि अगर प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं फौरन इजाफे तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब प्राइसेस कम होती हैं तब कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो ये मेक श्योर करे कि उसका जो सही फायदा वो आवाम तक पहुंचे। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इस वक्त सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। हम सियासी तौर पे मुस्तहकम होते हैं। अब रिसेंटली PMLN जो नवाज शरीफ साहब की आमद है, उसने किसी हद तक उम्मीद जगा दी है हमारे जो कारोबारी तबका था उनको लेके। लोग पूरी उम्मीद हो गए कि जी ये आए हैं, अब इलेक्शन होंगे, अब हालात बेहतर होंगे, अब हमारा जो चीजें पहले हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे कारोबार को लेके, आम आदमी का जो ग्राफ है वो स्टैटिस्टिक से डाउन जा रहा था,
लोग पुरुमीद हो गए हैं, उम्मीद है हमें। अब देखें जैसे सियासी हमारा इस्तेकाम आता है कंडीशन में, उस हिसाब से इलेक्शन अगर हमारे टाइम पे हो जाते हैं तो एटलीस्ट एक सामने रास्ता नजर आ जाएगा कि किस तरफ को चलना है, किस तरह को चलना है। उसी की तरह अभी से पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, आप देखें डॉलर की कीमत नीचे आई है, हमारे जो बाकी आपने जिस तरह अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में 2-3 एलिमेंट्स गिनवाए, कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से कीमतें नीचे आनी चाहिए, जिस तरह से ये चीजें मुस्तहकम होनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रही। अल्टीमेटली आम आदमी पे इसके असरात मंफी ही हैं और अभी तक वो नॉर्मल भी नहीं हुए। नॉर्मल होंगे तो पॉजिटिव होने की हद तक निकलेंगे। लेकिन अगेन ये इकदाम अप्रिशिएट करने के काबिल है कि इस कठिन हालात में, इस इतने बड़े क्राइसिस में जहां पे पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पे बहुत ही खराब नजर आ रहे थे, वो काफी हद तक कंट्रोल होने की हमें पूरी उम्मीद है। बस यहीं पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और मुफाद अपने आप से हटा के अगर मुल्क की खातिर सोचा जाए तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं, ऐसे में आप ये देख रही हैं कि इस महीने के एंड पर जो हमारे यहाँ ये कमी अवाम को मुंतकिल होगी और पूरा जो फायदा है वो फिर अवाम को नहीं मिलता। जब भी प्राइसेस कम होती हैं, जब बढ़ती हैं तो फौरन से प्राइसेस उसी हिसाब से बढ़ाई जाती हैं। देखिए इसका जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो उनका कमर टूटती है ना, वहां पे अवाम जो है, वहां पे जो उनका परचेजिंग पावर है, वहां पे उनकी कुव्वत खरीद इफेक्ट होती है। हम 70% इनडायरेक्ट टैक्स, आप बिजली का बिल देखें, आप गैस का बिल देखें, आप अशिया खुर्दनोश की कीमत देखें, इन सब चीजों में जब ग्रेजुअली कमी आएगी तब जाके कहीं आम आदमी की कमर सीधी होगी। इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क में बैरून मुल्क से लेना चाहते हैं कि जी बैरून मुल्क सरमायाकारी हमारे मुल्क में, उसके लिए हमें उनका एतमाद जीतना पड़ेगा। IMF के हवाले से अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ हमारा जो ये 11 और 12 नवंबर को एक रिव्यू मीटिंग होनी है, उसमें बैठकर बात की जाएगी कि मुल्क मुआशी तौर पे कहां खड़ा है। लास्ट टाइम IMF ने हमें कहा जी कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, आप गैस के बिल बढ़ाएं, आप पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं। अब इस रिव्यू मीटिंग के बाद नतीजा निकलेगा कि हम जब उनसे अगली किस्त मुतवक्का होकर बैठे हैं उसकी क्या सूरत हाल बनती है। देखिए इस वक्त मुल्क जिस कंडीशन में था उसको काफी हद तक संभाला गया, इसमें किसी कमी और किसी ये क्रेडिट जाता है पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन आप नहीं ये समझती कि कीमतें बढ़ाना तो बहुत आसान हल है? हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इदारों को प्राइवेटाइज करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। अवाम पर बर्डन डालना किसी भी हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए या मुंतखब हुकूमत के लिए तो बहुत आसान है। देखिए अवाम पर बिल्कुल आपकी बात बजा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें, जैसे आपने निजकारी की बात की, हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स को निजकारी की तरफ ला सकते हैं। हम स्टील मिल्स को निजकारी की तरफ ला सकते हैं, हम PI को निजकारी की तरफ ला सकते हैं। निजकारी में लाने के बाद जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा। लेकिन इसमें प्रॉपर इस तरह से हमें प्लानिंग करने की जरूरत है कि जिस तरह जो हमारा आप कह लें कि इस टाइम पे जो सियासत का जो है ना अनस्टेबल होना, वो इस वक्त बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह से लेकिन अनम आप नहीं ये समझती, जिस तरह से PIA की प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है जितने खसारे में PIA इस वक्त जारी है, जो मामला जितने खराब हो चुके हैं, इतने में 2 एयरलाइंस खुल सकती हैं, तो कौन खरीदेगा? ये तो जब आप अपने मुल्क की इंप्रेशन पॉजिटिव करेंगे, ये जब आप बैरूनी सरमायाकार का एतमाद बहाल करेंगे, जब लोग हम पे पहले की तरह ट्रस्ट करेंगे, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इस वक्त हम पे हमारे दोस्त ममालिक उस तरह से एतबार नहीं कर रहे। हम पे IMF ने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन रखे हुए हैं, बड़ी हमें एक जिसे कहते हैं ना एक क्रूशियल कंडीशन में रखा हुआ है। तो उस सूरत में ये चीज मुश्किल है। ठीक है। जिस तरह से निगरान वजीर आजम ने कल कहा है इस हवाले से कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उस अमल को तेज किया जाए, आप ये समझती हैं अगर PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है उसके बाद जितने भी इदारे ऐसे हैं जो कि हुकूमत पर इस वक्त बोझ हैं, लायबिलिटी बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है, स्टील मिल्स है, डिस्कोज है, इन तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन भी कर देनी चाहिए? देखिए आहिस्ता आहिस्ता इदारों की प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इनकी अगर हम निजकारी करते हैं तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इकोनॉमी को स्टेबल करेगा, और इकोनॉमी बेहतर होगी तो अल्टीमेटली आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। ये एक चेन की तरह चलेगा, ये किसी एक सिंगल एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब आने वाली हुकूमत आप देख रहे हैं, उनके लिए फिर मईशत के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, निगरान हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है, हम डॉलर्स के स्मगलर्स की बात कर लें, ईरानी तेल के स्मगलर्स की बात कर लें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि अभी निगरान सेटअप पर तो कोई भी सियासी प्रेशर नहीं है, तो ये दोबारा प्रॉब्लम बन सकती है उस मुंतखब हुकूमत के लिए, क्योंकि फिर उन पर सियासी प्रेशर बहुत होता है। इस हवाले से बहुत से नाम सामने आए थे सियासतदानों के भी ईरानी तेल के स्मगलर्स के हवाले से। देखिए ये इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, इस टाइम जो हम पॉलिसी जो लेके चल रहे हैं,
आने वाली जब भी कोई हुकूमत नहीं आती है तो उसको सबसे पहले मैशियत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क अभी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। उनको सबसे पहले ये चीज चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जब हम हुकूमत आएगी वो बजाय इसके कि जी पिछली हुकूमत है क्या, उससे पिछली हुकूमत है क्या, उनको चाहिए कि इन्हीं पॉलिसी जो स्ट्रैटेजीज बनी है इन्हीं में अमल दरामद करे, अपनी पॉलिसीज को चेंज करे, पॉलिसीज को इस तरह चेंज करे, टारगेट रखे इकोनॉमी को बेहतर करना। जब इकोनॉमी को बेहतर करने का टारगेट होगा तो अल्टीमेटली आम आदमी का फायदा इसमें हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से, तब हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोर्ट्स को हमें बहुत बेहतर करना है, हमें जो इंपोर्ट डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। लेकिन एक्सपोर्ट को हम किस तरह से बढ़ाएंगे? हम इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ किस तरह से मुकाबला करेंगे? एनर्जी सेक्टर जितना हमारा खराब हो चुका है, जितने महंगे यूनिट्स पर हम बिजली दे रहे हैं, गैस जिस रेट पर हम फराम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो वो किस तरह से फिर कंपीट करेंगे बांग्लादेश की इंडस्ट्री को या इंडिया की इंडस्ट्री को? देखिए, यहाँ पर भी हमें अपने पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है। ठीक है, नो डाउट कि हमारा इस वक्त मशी तौर पे हालात खराब है। हम बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं। हमारा जो सी पैक मनसूबा है, सी पैक मनसूबे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने मनसूबे हैं उसमें जो हमने उनके साथ मुआहिदा किया था जो पेंडिंग है। चीन हुकूमत जो कि शुरू से ही हमारा दोस्त मुल्क रहा है, हम उनके साथ जो जो हमने मुआहिदे किए उन पर अमल दरामद नहीं ला सके। वो हमारे फायदे के मुआहिदे थे जो अब तक किसी ना किसी तरह पाइपलाइन में है, लेकिन प्रॉपरली वो 100% ऑपरेशनल नहीं हुए। उस चीज के बारे में फोकस किया जा सकता है। प्लस हम एग्रीकल्चर के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है उसके हवाले से, जो जो पाकिस्तान के पास दूसरे ममालिक से ज्यादा कुदरती वसाइल दिए गए उनके ऊपर वर्किंग करके हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत अनम नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे मौसीकी के हवाले से। तो पाकिस्तान ने मौसीकी की दुनिया में नाम पैदा किया है और मौसीकी रूह तक असरअंदाज होती है। हमने देखा कि जो हमारे सिंगर्स हैं उन्होंने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है। एक से बढ़कर एक नाम पाकिस्तान ने पैदा किया है। आज हमारे साथ ऐसे ही उभरते हुए गुलकार मौजूद हैं जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में नाम पैदा करने का अज़्म कर रखा है। जावेद खान ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जावेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यही जगह आपके शौक के हवाले से, क्योंकि गुलकारी में हम देखते हैं बहुत से लोगों का शौक भी होता है, लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर अपने फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। जी सर, यही बात है कि मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो मुझे नहीं इनकरेज करते हैं कि आपको करना चाहिए, आप अच्छी आवाज़ है, आपको अपना देखो, अपने आप को ग्रूम करो और इसे प्रोफेशनली ज्वाइन करो। ठीक है, जावेद का जो गाना है वो पहले सुन लेते हैं और उनसे फिर इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जावेद से एक बार फिर से बात करते हैं। जावेद, बताइएगा, रियाज बहुत ज्यादा हमने देखा इंपॉर्टेंट होता है। कितना रियाज करना पड़ता है जब हम अपने लेजेंड्स को सुनते हैं, उनकी स्टोरीज हम सुनते हैं? मैडम नूर जहां की बात करूं, अगर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करूं, या अगर हम करंट लॉट में भी देखते हैं बड़े नाम मौजूद हैं, आतिफ असलम है, राहत फतेह अली खान है। जब भी इनके इंटरव्यूज हमने देखे हैं बहुत ज्यादा ये रियाज करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही रियाज बहुत ज़रूरी है मौसीकी के लिए। साथ नुसरत फतेह अली खान साहब, वो तो बहुत बड़ा अजीम नाम है, उनके तो हम पास भी नहीं जा सकते। तो कोशिश करते हैं कि मतलब कि उनकी रूह को अच्छे तरीके से मतलब कि ना गज़ा करने के लिए कि यार कोशिश करें कि अच्छा गाएं, अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं गाने के लिए। उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे रियाज मस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा, ठीक है, और बड़े मुश्किल सिंगर हैं, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो उनसे इंस्पायर होकर कोई गाना उनका आपने गाया हो? जी, कोशिश करते हैं उनको गाने की, कि आपको मैं गाना सुना देता हूं। जरूर। तेरे कदमां च रख दे असावा, तेरे कदमां च रख दे असावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर
दिसदा, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नहीं कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नहीं कोई। तुझे आवें तेनू हो, तुझे आवें तेनू सीने नाल लावा, तुझे आवें तेनू सीने नाल लावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। वाह क्या बात है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है नुसरत फतेह खान साहब ने जो गाने गाए हुए हैं उस स्पेस को तो मैच करना जाहिर बात है नामुमकिन है, लेकिन आपने बहुत खूब गाया है। तो अभी जावेद किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी अपने ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ और गाता भी हूँ। तो अपने में कुछ गाने भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला आगे। अच्छा, हमने देखा है कि जो लोग अपने गाने खुद कंपोज करते हैं, जो खुद लिखते हैं, वो फिर उसको बेहतर तरीके से गा पाते हैं, क्योंकि सारी जो इनोवेशन है फिर उनके हाथ में होती है। बड़ा डिफिकल्ट काम है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये भी अल्लाह ताला की देन होती है कि अगर जो कोई बंदा लिखता भी है और वो कंपोज भी करता है और फिर गाता भी है, तो ये बड़ा एक समझ ले एक चौथाई हिस्सा जो वो बंदा क्लियर कर लेता है, बीच में म्यूजिक रह जाता है, फिर वो म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए और आपने फिर किससे सीखा है? मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि जैमिंग वगैरह करते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो फिर ग्रूमिंग आती रहती है, उस्ताद को सुनते रहते हैं, साथ नुसरत फतेह अली खान साहब को, और भी मुख्तलिफ सिंगर हैं पाकिस्तान के नाम पर सिंगर आतिफ असलम, वो भी मेरे बड़े फेवरेट सिंगर हैं, उनको भी सुनते रहते हैं, तो फिर ग्रूमिंग होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी आपका जो कवर सॉन्ग है फिर वो आपसे अब हम लाइव सुन लेते हैं। जी बिल्कुल जी, सुन ले। वक्त गुजरा तेरे बिना, मैं तो रोया तेरे बिना, यादों में तू आया नहीं, अब तो जीना तेरे बिना, मैनू याद तेरी सतावे, रातां नू नींद ना आवे, दूरियां से भी न पाऊं साथिया, जी रहा हूँ मैं अकेला, जिंदगी में है अंधेरा, लौट कर तू क्यों न आवे साथिया, 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 साथिया। है दिल तेरा दीवाना, मैंने अब इसको खजाना, जिंदा तेरे लिए मैं साथिया, बिन तेरे कैसे जीऊंगा, ये बात मुझको सताए, है तमन्ना मुझको तेरी साथिया, 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 साथिया। वक्त गुजरा तेरे बिना, मैं तो रोया तेरे बिना, यादों में तू आया नहीं, अब तो जी